हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं सेबी के लीगल ऑफिसर की जो एग्ज़ाम होने वाली है 28 फरवरी को। उसके लिए हम सीरीज़ रन कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी सेबी एक्ट 1992 कंप्लीट कर लिया है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है अपने चैनल पे। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो होम पेज पे जाके आप चैनल क्लिक करिए। टोटल 7 वीडियोज़ है सेबी की, मैंने पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करके दिया है आपको। एंड सारे वीडियोस जो है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर्स के ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो अगर आपको सेबी एक्ट का कोई भी आइडिया नहीं है अब तक, तो अगर आप वो वीडियोस जाके सिर्फ देख लेंगे ना, तो आप कंप्लीटली सेबी एक्ट से जो है रिलेट कर पाएंगे। एंड उससे जितने भी सवाल आने वाले हैं वो बिल्कुल आंसर दे पाएंगे। आपको पता है ये एग्ज़ाम सेबी का है, तो सेबी के क्वेश्चंस तो अच्छे खासे आएंगे। इसलिए मैंने सबसे पहला एक्ट जो कवर किया था वो सेबी का ही कवर किया था। एंड उसका मैंने कंप्लीट भी करा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाइए एंड प्लेलिस्ट ओपन करिए एंड बिना रुके सारे वीडियोस देख जाइए। एंड फिर स्पीड बढ़ा के 2 बार आप 1.5 या 2x पे, जो भी आप सूटेबल है आपके लिए, उस पर आप एक बार देख लीजिए। अब मैं गारंटी देती हूँ कि मैंने इतने अच्छे से वो कवर किया है ना कि आप जो है वहाँ एग्ज़ाम में जाके आप क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शन देखोगे तो आपके माइंड में क्लिक करेगा ज़रूर। तो बिल्कुल जाके देखिएगा, मिस नहीं करिएगा। बिल्कुल फ्री में है, अवेलेबल है, तो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956। आज से ये नया एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। आपको पता है सेबी, SCRA एंड डिपॉजिटरी एक्ट, इन तीनों को मिला के जो है सबसे मैक्सिमम वेटेज है 15%, कंपनी लॉ का भी 15%। तो ये सारे जो एक्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सेबी में जाने वाले हो तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो इस पर क्वेश्चन भी अच्छे से पूछे जाएंगे आपके लिए, इसलिए ये एक्ट भी इक्वली इम्पोर्टेंस है एंड एक छोटा सा एक्ट है, ठीक है। तो हम अच्छे से इसको कवर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के साथ। तो ये जो एक्ट था ना, ये 42वां एक्ट था, यानी कि ये 42nd एक्ट था जो 1956 ईयर में इनेक्ट हुआ था, ठीक है। ये था SCRA यानी कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956। फिर जो है इसका प्रियम्बल क्या है, ये एक्ट जो बनाया गया था ना, इसको किस लिए बनाया गया था? An act to prevent undesirable transaction in securities by regulating the business in and dealing therein by providing for certain other matters connected therewith। यानी कि ये जो एक्ट है वो प्रिवेंट क्या करता है? अनडिज़ायरेबल ट्रांजैक्शन। अनडिज़ायरेबल ट्रांजैक्शन जो सिक्योरिटी मार्केट में होता है ना, सिक्योरिटी से रिलेटेड, और वो सारी चीज़ को वो प्रिवेंट करता है और उसको रेगुलेट करता है, बिजनेस को जो डील करता है सिक्योरिटी से। और वो सर्टेन बाय प्रोवाइडिंग फॉर सर्टेन अदर मैटर कनेक्टेड देयर विद, और उससे रिलेटेड किसी अदर मैटर के बारे में भी वो बताता है, ठीक है। तो बेसिकली जो SCRA यानी कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट था, ये प्रिवेंट करता है हमारा अनडिज़ायरेबल ट्रांजैक्शन जो सिक्योरिटी में हुआ जाता है, और उससे रिलेटेड बिजनेस को रेगुलेट करता है, सर्टेन मैटर जो कनेक्टेड है उससे, वो उसके बारे में भी डील करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं हम अपने फर्स्ट सेक्शन पे, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन जो है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक बिल्कुल छोटा सा एक्ट है। टोटल सेक्शंस जो है ना इसमें, ये देखिए 31 सेक्शन है। मैंने इसलिए दिखा दिया आपको कि टोटल सेक्शन देखिए 31 है। एंड ये एक बिल्कुल छोटा सा एक्ट है। हाँ, बीच में अमेंडमेंट के थ्रू वेरियस सेक्शन ऐड हुए हैं, लेकिन स्टिल दिस इज़ अ स्मॉल एक्ट, तो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। जो स्मॉल एक्ट है ना, उस पर तो बिल्कुल कमांड बना दो कि उसमें तो मार्क्स हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही एक्चुअल टाइम बहुत कम है। तो प्रिलिमिनरी सेक्शन क्या बोलता है? ये शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट के बारे में बोलता है, जैसे कि सारे एक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस एक्ट का नाम हमने देख लिया, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956। ये कहाँ एक्सटेंड करता है? इट इज़ एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया में एक्सटेंड करता है। फिर क्या है? ये केम इन टू फोर्स ऑन सच डे एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, किस डे आया था? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से जारी किया था, ठीक है। इस सेक्शन 1 में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो होल ऑफ इंडिया में इसका एक्सटेंट है, दैट्स ऑल,
ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन नंबर 2 में। इसमें हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन जरूर देखिएगा जो 2A में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर और रिलेटिंग टू द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज होगा वो बस सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी के बारे में ही बात किया जाएगा। 2A में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोल रहा है। जो 2AA है वो कॉर्पोराइजेशन के बारे में बात करता है, जिसका मतलब होता है सक्सेशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बीइंग अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 बाय अनदर स्टॉक एक्सचेंज बीइंग अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पस असिस्टिंग रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग द बिजनेस बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटी कैरिड ऑन बाय सच इंडिविजुअल और सोसाइटी। यानी कॉर्पोराइजेशन जो होता है इसका मतलब क्या होता है? जब एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है जो कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, यानी कि उसमें कौन कौन है? बस इंडिविजुअल की ग्रुप्स है। ठीक है, या तो रजिस्टर्ड सोसाइटी है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के, तो वो क्या होगा? वो किससे सक्सेशन में जाएगा? अनदर स्टॉक एक्सचेंज से, जो कि एक कंपनी है। मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या सोसाइटी से रिलेटेड जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो किसके सक्सेशन में जाएगा? अनदर स्टॉक एक्सचेंज के, जो कि कंपनी से बना है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ, किस लिए बना है? असिस्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस बाय और सेल करने के लिए सिक्योरिटी में उस इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली कॉर्पोराइजेशन जो था वो सक्सेशन के बारे में बात कर रहा है। सक्सेशन जब हो जाता है एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से दूसरे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, पहले वाला जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो कंसिस्ट करता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या सोसाइटी, एंड सेकेंड वाला जो है वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, एंड उसका पर्पस जो है ये सारी चीज़ें बाइंग सेलिंग डीलिंग इन सिक्योरिटीज, ठीक है, बाय सच इंडिविजुअल और सोसाइटी। तो वो सक्सीड कर जाएगा, यानी कि उसको मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये जो है 2AB ये क्या बताता है? ड्यू म्यूटलाइजेशन के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी कि ओनरशिप एक के पास है एंड मैनेजमेंट एक के पास है, एंड हमने सेग्रीगेट कर दिया है, दोनों को डिवाइड कर दिया है। फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट ऑफ द मेंबर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम अप्रूव्ड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि ड्यूमिटलाइजेशन क्या होता है? ये होता है सेग्रीगेट करना ओनरशिप को और मैनेजमेंट को, जो कि ट्रेड कर रहा है राइट में, मेंबर्स के राइट में, जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उसके राइट होते हैं। और वो कैसे सेग्रीगेट कर रहा है? इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम जो कि अप्रूव्ड करेगा सेबी, यानी कि जो सेबी स्कीम अप्रूव्ड करेगा उसके हिसाब से सेग्रीगेशन हो रहा है मैनेजमेंट में और ओनरशिप में। ठीक है, अब जो है AC है 2AC डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहा है। इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? तो कोई भी सिक्योरिटी जो डिराइव होता है डेट इंस्ट्रूमेंट से, शेयर से, लोन से, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड हो। ठीक है, फिर रिस्क इंस्ट्रूमेंट से, कॉन्ट्रैक्ट से फॉर डिफरेंस और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी से। ठीक है, और B क्लॉज क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट जो डिराइव करता है इसका वैल्यू फ्रॉम द प्राइस और इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी। तो ये हमारा हो गया डेरिवेटिव। क्या क्या चीज़ है? कोई भी सिक्योरिटी जो डिराइव होता है डेट इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि लोन हो गया, हमारा शेयर हो गया, कोई सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन जो होता है, फिर कोई रिस्क इंस्ट्रूमेंट हुआ या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये सारे ये सारी चीज़ें इसमें कवर होगी डेरिवेटिव्स में। दूसरी चीज़ जो कवर होगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो डिराइव करते हैं अपने वैल्यू प्राइसेस से, इंडेक्स ऑफ प्राइसेस से और अंडरलाइंग सिक्योरिटी से, और ये सारी चीज़ें भी कवर होगी। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया है क्लॉज B में, जो बता रहा है कोई भी सिक्योरिटी जो क्रिएट होता है या इशू होता है, चाहे वो इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले हो या बाद में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हो, स्टेट गवर्नमेंट ने किया हो, और वो किस लिए किया हो? ताकि वो पब्लिक लोन रेस कर सके। ठीक है, तो ये हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मेंबर क्या होगा? जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। फिर हमारा आता है ऑप्शन इन सिक्योरिटी। 2D में ऑप्शन इन सिक्योरिटी के बारे में बात हो रहा है, जिसका मतलब होता है वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो किस लिए यूज़ हो रहे हैं? परचेज और सेल के लिए यूज़ हो रहे हैं। किस चीज़ का परचेज और सेल? राइट का, टू बाय और सेल, और राइट टू बाय और सेल सिक्योरिटीज इन फ्यूचर। ठीक है, और उसमें इंक्लूड क्या होगा? तेजी मंडी, ठीक है, गली, अपुट,
कॉल और अ पुट और कॉल इन सिक्योरिटी, पुट और कॉल ऑप्शन भी इसमें कवर होगा ऑप्शन इन सिक्योरिटी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है। प्रिस्क्राइब्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा, वैसे स्टॉक एक्सचेंज जो टाइमिंग फोर्स रिकॉग्नाइज किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है अंडर सेक्शन नंबर 4, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है आपके लिए स्कीम, GA में बात हो रही है और उसका मतलब होता है स्कीम फॉर कॉर्पोराइजेशन एंड ड्यूमुटलाइजेशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज विच में प्रोवाइड फॉर, किस लिए ये किया जा रहा है, ताकि इशू हो सके शेयर का किसी लॉफुल कंसिडरेशन का एंड प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग राइट्स इन लिeu ऑफ मेंबरशिप कार्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। फिर जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना प्रॉपर्टी, उससे भी ये डील वो प्रोवाइड कर सकता है, उसके लिए भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए, बिजनेस एसेट्स के लिए, लाइबिलिटीज़ के लिए, राइट्स के लिए, रिकॉग्निशंस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के लिए, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। फिर किस लिए हो रहा है ये सारी चीज़, ट्रांसफ़र करने के लिए एम्प्लॉय एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से अनदर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। और जो लास्ट है वो बता रहा है कि कोई दूसरे मैटर के लिए जो किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है और किसके कनेक्शन में हो रहा है, वो कॉर्पोराइजेशन या डीम्यूटलाइजेशन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर आता है इसमें GB जो कि सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात कर रहा है। इसके रिलेटेड बात हमने सेबी एक्ट में भी की थी, जिसका मतलब होता है सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश अंडर सबसेक्शन 1 और 15K। 15K में जो हमने देखा था ना सेबी एक्ट के 15K में, वही सेम मतलब यहाँ होगा। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का सेम मतलब होगा जो 15K ऑफ सेबी एक्ट में दिया है, ठीक है। फिर सिक्योरिटीज़ के बारे में बोल रहा है। सिक्योरिटीज़ क्या होगा, यहाँ कुछ चीज़ें दे रखी है, वो सारी चीज़ें होंगी, जैसे शेयर हो गया, स्क्रिप्स हो गया, स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, डिवेंचर स्टॉक हो गया, कोई अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी लाइक नेचर के हो गए, ठीक है। और कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो जाएगा, और उससे जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो सब भी सिक्योरिटी में ही कवर होंगे। फिर कोई यूनिट है या अदर इंस्ट्रूमेंट है जो इशू होता है किसी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के थ्रू, किसको, इन्वेस्टर को, ठीक है। फिर है सिक्योरिटी रिसीट जो डिफाइंड होता है 2ZG में ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट ऑफ 2002 के लिए। फिर जो है फिर बोल रहा है कोई यूनिट या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट जो इशूड होता है इन्वेस्टर को किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर। फिर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फिर कोई अदर सिक्योरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर की है कि ये सिक्योरिटी में कवर आएगा तो वो भी सिक्योरिटी में कवर होगा। फिर कोई राइट या इंटरेस्ट जो सिक्योरिटी में होता है ना वो भी सिक्योरिटी में कवर होगा। फिर है हमारा स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो है ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतनी चीज़ों में नहीं पूछी जाएगी। फेज़ 1 जो है ना, फेज़ 1 में आपका ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो होते हैं आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता। बट फेज़ 2 जब आप जाएंगे ना तो एकदम आपको डिटेल में स्टडी करनी होगी। तो अभी हम फेज़ 1 के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो थोड़ी चीज़ें जो है हम ऊपर ऊपर से देखेंगे। जे में हमारी बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो कि इनकॉर्पोरेट होती है या नहीं होती है और कॉन्स्टिट्यूट होती है बिफोर कॉर्पोराइजेशन या ड्यूम्यूटलाइजेशन अंडर सेक्शन 4A एंड 4B। फिर स्टॉक एक्सचेंज क्या है ये देखिए, थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है। कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट के अंदर, चाहे वो किसी स्कीम के अंदर हुई हो या नहीं हुई हो, जो स्कीम हमने ऊपर डिस्कस की है, ठीक है। और इन सबको असिस्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के पर्पस के लिए भी जो यूज़ होती है वो भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कवर होगी। देन जो है 2A में इंटरप्रिटेशन बोल रहा है, ये हम छोड़ सकते हैं। फिर जो है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बात हो रही है अब। तो अप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और कभी कभी स्पेल में हो जाता है क्योंकि बोलते रहते तो चलिए अप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो कोई स्टॉक एक्सचेंज है जो कि डिज़ायरस है और बीइंग रिकॉग्नाइज फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि कोई स्टॉक एक्सचेंज है जो चाहता है कि उसको रिकॉग्निशन मिले इस एक्ट के पर्पस के लिए, ठीक है, उस मैनर में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो वो आएगा, वो
वो क्या करेगा, तो एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, वो जो भी रिकॉग्नाइज अपना कराना चाहता है वो एप्लीकेशन मेट करेगा। अब जितनी भी एप्लीकेशन सबसेक्शन 1 में गई है ना, उसमें क्या क्या होगा, कैसे पर्टिकुलर्स होंगे, तो ऐसे होंगे जो भी प्रिस्क्राइब किया गया होगा, और उसके साथ ऐसे कॉपीज होंगे, बाय लॉज की कॉपी होगी, स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशंस के लिए, और कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और उसमें कॉपी ऑफ रूल्स भी होंगे जो कि रिलेटेड होते हैं जनरल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और पर्टिकुलरली क्या होंगी, गवर्निंग बॉडीज उस स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, पावर या ड्यूटीज जो होंगे उस ऑफिस बियरर की स्टॉक एक्सचेंज में। फिर जो है एडमिशन इनटू द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ मेंबर्स, द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप एंड द एक्सक्लूजन, सस्पेंशन, एक्सपल्सन और री एडमिशन ऑफ द मेंबर। और फिर प्रोसीजर क्या होगा रजिस्ट्रेशन के लिए पार्टनरशिप का। ठीक है, ये भी इसमें कवर होगा। तो इसमें बेसिकली अप्लाई कैसे करते हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बनने के लिए, वो बताया सबसेक्शन 1 में अप्लाई करेंगे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। फिर उस एप्लीकेशन के साथ जो हम क्या क्या लेकर जाएंगे, तो सारे बायलॉज की कॉपी होगी, रूल्स रेगुलेशन में जो भी और प्रिस्क्राइब किया होगा वो सारी चीज़ों की कॉपी होगी। ठीक है, गवर्निंग बॉडी जो होगी उस स्टॉक एक्सचेंज का, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, पावर मैनेजमेंट जो भी होगा वो सारी चीज़ें बतानी होगी। फिर पावर ड्यूटीज जो है ऑफिस बियरर की उस स्टॉक एक्सचेंज में वो क्या होगा वो बतानी होगी। फिर एडमिशन जो है उस स्टॉक एक्सचेंज में वेरियस क्लासेस ऑफ मेंबर किसको किसको लिया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा मेंबरशिप का, एक्सक्लूजन, सस्पेंशन, एक्सपल्सन का क्या प्रक्रिया होगा, ये सारी चीज़ें बतानी होगी। फिर प्रोसीजर क्या होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये सारी चीज़ें बतानी होगी। नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एंड क्लर्क, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बतानी होगी। सेक्शन 3 में बता रहा है एप्लीकेशन जब भी आप देंगे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के लिए तो। ठीक है, अब आपने एप्लीकेशन दे दिया 3 में, 4 में क्या होगा, ग्रांट होगा आपको रिकॉग्निशन स्टॉक एक्सचेंज का। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाता है ना आपके एप्लीकेशन से, इंक्वायरी कर लेगी अपने बिहाफ में, जो भी उसको सही लगता है सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो सेटिस्फाई हो गई है कि जो भी रूल्स है बायलॉज है स्टॉक एक्सचेंज का वो आप अप्लाई कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन की जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, प्री रिक्विजिट्स है वो आप सारे कंफर्म कर रहे हो, आप सब उसके हिसाब से आपके स्टॉक एक्सचेंज में है, और वो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना विलिंग है कि जो अदर कंडीशन जो भी आएंगे आगे वो सारे फुलफिल करने के लिए आप इच्छुक हो, आप करना चाहते हो। तो फिर क्या होगा, फिर थर्ड बी पॉइंट इसमें है जो कि बता रहा है कि इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड ऑल्सो फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट टू ग्रांट रिकॉग्निशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। और पब्लिक इंटरेस्ट में और उसके ट्रेड के इंटरेस्ट में भी ये ज़रूरी है कि उसको रिकॉग्निशन मिल जाए स्टॉक एक्सचेंज की। तो फिर क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको ग्रांट कर देगा उसको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की कैटेगरी में उसको आपको मिल जाएगी उसकी। ठीक है, फिर क्लॉज 2 क्या बताता है, क्लॉज 2 में मेंशन किया गया कौन सी कंडीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिकॉग्निशन ग्रांट करने से पहले फॉलो करेगी। तो ये सारी कंडीशन है कि क्वालिफिकेशन देखेगी मेंबर्स के स्टॉक एक्सचेंज का, फिर देखेगी किस मैनर में जो कॉन्ट्रैक्ट है एंटर किया गया मेंबर्स के साथ, फिर रिप्रेजेंटेशन क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसमें जो है उनकी नॉमिनेशन कितनी है, नॉट एक्सीडिंग 3 होनी चाहिए जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, फिर अकाउंट कैसे मेंटेन हो रहा है, ऑडिट कैसे हो रहा है, चार्टर अकाउंटेंट के थ्रू हो रहा है कि नहीं, फिर जो है ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है ऑडिट करने की सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी, तो ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही है कि नहीं, ये सारी कंडीशन पहले देखनी होगी रिकॉग्निशन देने से पहले। और जितने भी ग्रांट कर देंगे ना रिकॉग्निशन को वो पब्लिश हो जाएगा ऑफिशियल गैजेट में ताकि सबको पता चल सके। फिर कोई भी एप्लीकेशन जो होता है ना ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन का वो रिफ्यूज्ड होगा तभी जबकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करा जाए, जैसे ऑडी ऑल्टरम पार्टम यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाए उस स्टॉक एक्सचेंज को, उसके बाद ही आपका मैटर जो है रिफ्यूज़ हो जाएगा आपका रिकॉग्निशन। फिर जो है कोई रूल्स जो है किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को रिलेट करते हैं सबसेक्शन 2 के अंदर सेक्शन 3 का वो अमेंड किया जाएगा एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन कब, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल पर। फिर जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है आपके लिए वो है सेक्शन नंबर 5। कभी कभी जो है हमें विड्रॉ भी करना पड़ता है, एक बार रिकॉग्निशन दे दिया हमने बट हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर ओपिनियन में उसको लगता है कि रिकॉग्नाइज जो है स्टॉक एक्सचेंज वो इस एक्ट के प्रोविज़न में इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट में क्या उसको लगता है कि उसकी रिकॉग्निशन जो है उसको विड्रॉ कर लेनी चाहिए, तो फिर क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ भी कर सकता है उसकी रिकॉग्निशन। ठीक है,
फिर जो है 6 हमें बता रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पीरियोडिक रिटर्न्स भी कॉल कर सकता है, इंक्वायरी भी बैठा सकता है। तो अगर उसको लगता है कि ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है, पीरियोडिक रिटर्न मंगाने की ज़रूरत है, इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो करवा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितने भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है उनको फर्निश करना होगा सेबी को सच पीरियोडिक रिटर्न जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा। और जो है वैसे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होंगे और उसके सारे मेंबर्स जो होंगे नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स सच वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है, ये इसमें बोल रहा है। और फिर जो थर्ड क्लॉज है वो बोल रहा है कि वो कॉल कर सकता है किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज या मेंबर को, बोल सकता है, इससे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, इन्फॉर्मेशन मांग सकता है पीरियोडिक रिटर्न्स के लिए, ठीक है, या किसी वन और मोर पर्सन को इंक्वायरी के लिए हायर भी कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। और फिर जो है जहाँ वो इंक्वायरी चलेगी ना इन रिलेशन टू द अफेयर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो जितने भी डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी होंगे, जितने भी मेंबर होंगे स्टॉक एक्सचेंज का, और अगर जो मेंबर है वो स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, वो फर्म है या पार्टनर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी हैं, ठीक है, तो उन सबको देखा जाएगा। या तो जितने भी अदर पर्सन है या बॉडी ऑफ पर्सन है जिनका डीलिंग कितना इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और एनी पर्सन मेंशन इन ABC विद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो क्या होगा, वो लोग बाउंड होंगे ताकि वो प्रोड्यूस कर सके उनको अथॉरिटी के सामने जो कि इंक्वायरी कर रहे हैं। और जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट हैं या अदर डॉक्यूमेंट है उसके कस्टडी में या पावर में इससे रिलेटेड, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड, तो वो फर्निश भी करा सकते हैं अथॉरिटी के सामने उस टाइम के अंदर जो भी वो स्पेसिफाई करेंगे उसके अंदर, ठीक है। 7 में बेसिकली हमें बता रहा है एनुअल रिपोर्ट टू बी फर्निश टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट्स ऑल फॉर सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 ये बता रहा है पावर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू मेक रूल्स रेस्ट्रिक्शन वोटिंग राइट, यानी कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास ये भी पावर है कि वो रूल बना के आपकी जो वोटिंग पावर है ना उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकता है, रूल बना के अपने वोटिंग राइट्स के पावर को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। फिर 8 में हमें बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो डायरेक्ट करे रूल से और उसके लिए रूल बनाए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के लिए। फिर जो 8 में है दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, 8A 9 पे आ जाइए जो बता रहा है पावर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू मेक बाय लॉज। अब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास पूरी पावर है कि वो अपने लिए बाय लॉज बना सकता है, यानी कि उनकी अपनी क्या प्रक्रिया होगी, वो किस लॉ से अपना जो अंदर का उनका इंटरनल वर्क होगा वो कैसे रेगुलेट करेंगे, तो उसके लिए वो बाय लॉज बना सकते हैं सेक्शन नंबर 9 में। इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, इतना नहीं पूछा जाएगा आपके फेज़ 1 के लिए, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 10 जो कि पावर बता रहा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, ताकि वो बना सके या अमेंड कर सके बाय लॉज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की, यानी कि आप बना भी सकते हैं और सेबी के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकते हैं बाय लॉज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की, सेबी के पास पावर है, ठीक है। फिर 11 में बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो सुपरसीड कर सकते हैं गवर्निंग बॉडीज़ को किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के, यानी सुपरसीड करना मतलब क्या होता है, सुपरसीड मतलब होता है यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ना, तो वो जो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने फैसला लिया उसके ऊपर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, यानी कि अगर गवर्निंग बॉडी ने कुछ भी डिसीजन लिया तो उसके ऊपर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया तो उनका जो है सुपरसीडिंग पावर रहता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डिसीजन जो है प्रिवेल कर जाएगी। सेक्शन नंबर 11 हमें इतना बता रहा है। सेक्शन 12 बता रहा है पावर टू सस्पेंड बिजनेस ऑफ अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को भी सस्पेंड कराया जा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है इमरजेंसी कंडीशन अराइज हो गई है और उसके कारण इनके बिजनेस को सस्पेंड करना बहुत ही ज़रूरी है, तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके सस्पेंड करा देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन है ना, ये जो है to be extended beyond the first period, no notification extended the period of suspension shall be issued unless the governing body of recognized stock exchange, यानी कि एक बार जो आपको दे दिया गया ना, ग्रांट दे दिया गया कि इतने पीरियड तक जो है आपका सस्पेंड रहेगा, तो
जब फर्दर ये सस्पेंशन का पीरियड अगर इंक्रीज करना है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा कि सस्पेंशन इंक्रीज क्यों करना है, ज़रूरत है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, फिर 12E है पावर टू इशू डायरेक्शन। ठीक है, तो इंक्वायरी करने के बाद अगर सेबी को लगता है, सेबी सेटिस्फाइड हो जाता है कि नेसेसरी इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए या डेवलपमेंट के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, तो उसके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, तो वो डायरेक्शन कुछ इशू कर सकता है 12A के अंदर। ठीक है, अब जो है यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शन इन सिक्योरिटीज़ के बारे में। अब इससे हम डील करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने काफ़ी फास्ट पढ़ाया है, लेकिन नीड ऑफ द आर यही है, आपका अभी एग्ज़ाम फेज़ 1 का है, आपको डिटेल में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड सेबी, SCRA एंड डिपॉजिटरी मिला के आपका 15% है, तो बिल्कुल डिटेलिंग में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको स्मार्ट स्टडी करना है, आपको जो है 40% मार्क लाना है पूरा पेपर 2 में। ठीक है, आपको पेपर 1 भी पढ़ना है, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें भी 30% मिनिमम मार्क्स लाना है ताकि आप फेज़ 2 में जा सके। तो अभी के लिए जैसे एग्ज़ाम में आपके 20 डेज बचे हैं, तो अभी आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है, ना कि हार्ड वर्क करने की सिर्फ ज़रूरत है। आप हार्ड वर्क ज़रूर करिए बट स्मार्ट वे में करिए ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने इसलिए ये जो फास्ट पेस में पढ़ाई है ताकि आपका फेज़ 1 क्लियर हो सके। फेज़ 2 में हम डिटेलिंग लेकर आएंगे जैसा ही हमारे फेज़ 1 का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, बट अभी के लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा एंड मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल, आई एम साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।